साहित्य निधि में सुनिए बांग्ला के प्रसिद्ध कथाकार और साहित्यकार विमल मित्र की लिखी हुई कहानी होली वाटर। प्रस्तुत है कहानी होली वाटर। महाराजगंज जाने पर टिपलर साहब की कहानी सुनी थी, लेकिन आज भी अगर चलते चलते कहीं ठिठक कर खड़ा होता हूँ, थक कर कहीं 2 लम्हे के लिए बैठ जाता हूँ, अड्डेबाजी करता हूँ, तो टिपलर साहब और शनिचरिया की कहानी याद हो आती और साथ ही साथ भय से काँप उठता हूँ। ऐसा महसूस होता है जैसे टिपलर साहब की तरह मैं भी धरती की परिक्रमा करने निकला हूँ और होली वाटर पीकर अपना लक्ष्य खो बैठा हूँ। शनिचरिया की तरह एक दिन की नौकरी करने के ख्याल से आया हूँ और अपने मन प्राणों को बेच आया हूँ। सब कुछ खोकर निस्व हो गया हूँ। लगता है टिपलर साहब की तरह सीधे रास्ते से चलते चलते रास्ता भूलकर महाराजगंज में खो गया हूँ। लेकिन तब का महाराजगंज आज जैसा नहीं था। अब तो वहाँ 31 साइकिल रिक्शा, 5 अदद टैक्सियाँ, 53 2 मंजिले मकान, अस्पताल, बीड़ी का कारखाना, कितना कुछ बन गया है। सड़क पर बिजली की रोशनी जलती है, पान की दुकानों में रेडियो बजता है, सिनेमा और सर्कस कंपनी तंबू गाड़कर कुछ दिनों तक लोगों में नशा पैदा कर चली जाती हैं। दुकानों में दाढ़ी बनाने का ब्लेड, टॉर्च की रोशनी, क्या नहीं मिलता है। एक होटल भी खुल गया है। पहले से अगर खबर भेज दी जाए तो होटल वाला गधे के दूध तक का इंतज़ाम करके दे सकता है। मैनेजर बटुक चटर्जी ने कहा था, आप सिर्फ जबान से शब्द निकालिए और माल आपके घर में हाजिर हो जाएगा। जिस दिन पहले पहल मैं महाराजगंज पहुंचा और होटल के खाते में अपना नाम लिखाया, उस दिन मेरी ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया। ग्राहक है तो है, बोर्डर है तो है। ऐसे बोर्डर यहाँ हमेशा आते रहते हैं साहब। सभी यहाँ बराबर हैं। यहाँ ना ठहरेगा तो जाएगा कहाँ? यहाँ आना ही पड़ेगा। खाते में बिस्तर के साथ नाम लिखना होगा, और न केवल नाम बल्कि निवास स्थान, पिता का नाम, आने का उद्देश्य, पेशा। पेशे की बात जब आई तो बटुक चटर्जी का हाथ ठिठक गया। साहब ये क्या है? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। बटुक चटर्जी ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। बोले, आप क्या कह रहे हैं साहब? कुछ भी नहीं करते? फिर कैसे चलता है? मैं खामोश हो गया। बटुक चटर्जी अपने आप कहने लगे, आप कुछ नहीं करते लेकिन घूमने आए हैं। लगता है आपके पास पैतृक जमींदारी है। नहीं, मैंने कहा। मेरा जवाब सुनकर वे और भी ज़्यादा ताज्जुब में आ गए। उनके मुंह से एक भी शब्द ना निकला। एक बार मेरे चेहरे की ओर आंखें दौड़ाकर मेरी पोशाक से मेरे पेशे का अनुमान लगाने की कोशिश करने लगे। मेरे माल असबाब की ओर देखकर भी कुछ समझ नहीं सके। अंत में पता नहीं खाते में क्या लिखा उन्होंने। उसके लिए मुझे सर खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर कई दिनों के बाद हवा का रुख बिल्कुल बदल गया। एक दिन सुबह के वक्त मैं अपने कमरे में लिखने बैठा था। मेज, कुर्सी, बिस्तर, सभी पर पुस्तकें बिखरी पड़ी थीं। अचानक बटुक चटर्जी ने दरवाजे से झांक कर देखा। आ सकता हूँ सर? उन्होंने कहा। मैं बोला, आइए। बटुक चटर्जी कमरे के अंदर आए, लेकिन ये चेहरा और ही तरह का था। उनके चलने और बोलने की मुद्रा में आनंद, विनय और कौतूहल का सामंजस्य था। बोले, आप कहानियाँ लिखते हैं? यह तो आपने पहले बताया नहीं साहब। बटुक चटर्जी का चेहरा विनय की हंसी से भर उठा। बोले, इतना जरूर है कि आपकी पुस्तकों का ढेर देखकर इस बात का मैंने अनुमान लगा लिया था। कभी लेखक को अपनी आंखों से देखा नहीं था ना। उसके बाद बोले, आपसे एक बात पूछना चाहता था। पूछूं? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, कहिए ना। बटुक चटर्जी ने कहा, कहने का मतलब है कि लेखकों को अपनी आंखों से ना देखने पर भी आप लोगों की इधर की लिखी कहानियों की कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं। इसलिए एक बात पूछने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। मैंने पुनः अभयदान किया। आप कह डालिए, मैंने कहा। बटुक चटर्जी ने कहा, अच्छा ये तो बताइए, आप लोग जो कहानियाँ लिखते हैं वो क्या किताबें देख देख कर लिखते हैं? इस बात का उत्तर नहीं दे सका मैं। फिर भी कहा, ये धारणा आपने कैसे बना ली?
इधर की कहानियों की किताबें पढ़ने के बाद मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। बिना किताब देखे लिखने से कहानियाँ ऐसी क्यों होती हैं? दुनिया में जो कुछ देखता हूँ, जो कुछ घटित होता है, उससे कहीं कोई तालमेल नहीं। सचमुच ये बात सोचने योग्य है। कुछ देर तक चुप रहने के बाद फिर बोले, यही लीजिए ना, आज मज़े से इस होटल की मैनेजरी कर रहा हूँ। कितनी तरह की घटनाओं को घटते हुए देखा, कितनी ही घटनाओं के बारे में सुन चुका हूँ। उम्र भी कम नहीं है साहब, मगर वैसी घटना कहानियों में घटित नहीं होती हैं। शुरुआत तो ठीक से ही की जाती है, मगर इस महाराजगंज के टिपलर साहब की कहानी जैसी कोई कहानी पढ़ने को कहाँ मिली? उस तरह की घटना को लेकर आप लोगों में से किसी ने नहीं लिखा है। टिपलर? टिपलर साहब कौन थे? मैंने पूछा। अब बटुक चटर्जी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गए। आहा हा, साहबों के जैसा साहब था मिस्टर टिपलर साहब। टिपलर साहब कहा करता था, चटर्जी, चाहे लंदन कहो, चाहे पेरिस, चाहे म्यूनिक या बर्लिन, या तुम लोगों का कश्मीर ही क्यों ना हो, मगर महाराजगंज की तुलना में कोई जगह नहीं टिक सकती। इसे पैराडाइज ही कहना चाहिए। पैराडाइज माने है स्वर्ग, समझे ना? सो टिपलर साहब की कहानी शुरू से कह रहा हूँ, सुनिए। तब महाराजगंज इस तरह का नहीं था। चारों तरफ मक्खियाँ भन भन करती रहती थीं। रास्ते के चारों तरफ खुली नालियाँ थीं। भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ियों के चलते रहने के कारण सड़कों की हालत बदतर हो गई थी। पैदल चलना मुश्किल था। साइकिल से चलने पर बीच बीच में साइकिल को कंधे पर रखकर चलना पड़ता था। बाजार में तब टीन की सिर्फ दो ही चालें थीं। एक गांजे भांग की दुकान थी और दूसरी देशी शराब की। जब इस तरह की हालत थी, एक दिन टिपलर साहब महाराजगंज आ थमका। तब शाम होने होने को थी। हम लोग 3 मित्र, केदार, तारक और मैं, गांजे भांग की दुकान के ओसारे पर बैठकर गप फांक रहे थे। रविवार को कहाँ मछली पकड़ने के लिए जाएं, यही सोच रहे थे। वक्त तो गुजारना ही था। उन दिनों हम लोगों के लिए वक्त काटना एक समस्या था। तारक ने कहा, भूलू बाबू के बगीचे में चलो, वहाँ बड़ी बड़ी मछलियों को तालाब में तैरते देखा है। भूलू बाबू जनकपुर के जमींदार थे। नील कोठी के प्लांटर बुचर साहब ने जब जमीन जायदाद बेच दी और विलायत चले गए, भूलू बाबू ने सस्ती दर में बगीचे को खरीद लिया था। तब से यूं ही पड़ा हुआ है। तारक के पास बगीचे की चाबी रहती है। अमरूद रहते हैं तो हम तोड़कर खाते हैं। मछली पकड़ने की इच्छा होती है तो मछली पकड़ते हैं। दूसरी कोई और ज़रूरत होती है तो तारक ताला खोल देता है। तारक ने कहा, ला एक बीड़ी और दे। केदार ने कहा, फिर चारा बनाने के लिए सनीचरी से कहना होगा। देहाती लड़की रहने पर भी सनीचरी बड़ी चालाक और चतुर थी। बुलू बाबू के बगीचे के आसपास के ताड़, बेल, अमरूद चुनकर लाती थी और हम ही लोगों के हाथ बेचती थी। कहती, 4 आना देना पड़ेगा बाबू। वो औरत पैसे का यम थी। पैसे के अलावा मुंह में से कोई दूसरा शब्द नहीं निकलता था। कोई अगर पूछता, बरेलीगंज का रास्ता कौन सा है, बता सकती हो, तो शनिचरी कहती, पहले पैसा दे तब बताऊंगी। हम लोग शनिचरी को पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि मछली पकड़ने के लिए चारा चाहते थे। ये कैसे संभव हो सकता है? हम लोग गांजे भांग की दुकान के ओसारे पर बैठकर सोच रहे थे। सो जनाब, फट 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 आवाज़ करता हुआ मोटरसाइकिल पर सवार होकर टिपलर साहब उस शाम महाराजगंज में आकर हाजिर हो गया। हम लोग साहब को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। साहब चट से साइकिल से उतरकर हम लोगों के पास आया और बोला, यहाँ रेस्ट हाउस कहाँ है बाबू? रेस्ट हाउस? साहब क्या कह रहा है? अड्डेबाजी करने के लिए यहाँ चाय की एक दुकान तक नहीं, रेस्ट हाउस तो दूर की बात। डेरे के अभाव में हम लोग उन दिनों राह बाट और मैदान का चक्कर काटते रहते थे। पेड़ के तले ही हमारी अड्डेबाजी जमती थी। तब ये होटल ही कहाँ था, और उन दिनों बिहारियों ने चाय पीना सीखा भी नहीं था। गोविंदपुर के भूषण ठाकुर ने बाजार के बीच एक चाय घर खोलना चाहा था, शुरू भी कर दिया था, मगर 2 महीने गुजरते न गुजरते हम लोगों की बैठक उजड़ गई। सभी उधार लेने वाले ग्राहक थे ना। तारक थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता था। वही आगे बढ़कर साहब के सामने गया। बोला, यहाँ महाराजगंज में रेस्ट हाउस कहाँ मिलेगा साहब? रेस्ट हाउस बरेलीगंज में है। बरेलीगंज?
साहब के पाँवों में मोटे मोटे बूट हैं, देह पर मोटी गंजी, पहनावे के रूप में हाफ पैंट, सिर पर टोपी, आंखों में गोगल्स, कंधे पर कैमरा लटक रहा है। साहब बैग से नक्शा निकाल कर देखने लगा। बरेलीगंज कहाँ है? यहाँ से कितनी दूरी पर है? केदार तब तक हिम्मत बांधकर उनके सामने पहुंच चुका था। मैं भी गया। तारक ने कहा, बरेलीगंज यहाँ से 150 मील के फासले पर है। रास्ता खराब है, वहाँ पहुँचने में रात के 3 बज जाएंगे साहब। ये सुनकर टिपलर साहब नामालूम क्या सोचने लगा। तारक ने कहा, और रास्ते में बनेले सुअर हैं, फटफटिया की आवाज़ सुनकर तुम्हारा पेट चीरकर 2 टुकड़ा कर देगा साहब। यह सुनकर साहब और भी अधिक चिंता में डूब गया। तारक ने कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो साहब? टिपलर साहब ने कहा, डेनमार्क से। डेनमार्क? यह स्थान कहाँ है बाबा? मैंने तारक के चेहरे पर आंखें टिका दी। तारक अंग्रेजी जानता है। मैंने पूछा, ये जगह कहाँ है तारक? तारक बोला, चुप रहना, सुन ही रहा है कि बिलायत से आ रहा है। केदार बोला, तारक जा, खातिर वातिर कर बेटे, खाटी साहब का बच्चा है, हम लोगों को नौकरी दिला सकता है। टिपलर साहब ने कहा, मैं वर्ल्ड टूरिस्ट हूँ, दुनिया का चक्कर लगाने निकला हूँ। तारक ने पूछा, कहाँ कहाँ का चक्कर लगा कर आए हो? साहब बोला, 4 साल पहले डेनमार्क से निकला हूँ। यूरोप का चक्कर लगाकर अफ्रीका गया था। उसके बाद डबलिन से जहाज़ पर चढ़कर ओखा पोर्ट में उतरा और वहाँ से नॉर्थ इंडिया, अब सेंट्रल इंडिया का चक्कर लगाते हुए साउथ इंडिया जाना है। तारक के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव तिराया। झटपट रुमाल से उसारे को झाड़कर बोला, थोड़ी देर यहाँ बैठो साहब। टिपलर साहब ने जेब से सिगरेट निकालकर हम लोगों की ओर बढ़ाया। उसके बाद खुद भी एक सिगरेट सुलगाई। तारक बोला, तुम दुनिया का चक्कर लगाने निकले हो साहब, फिर महाराजगंज में कैसे आ धमके? महाराजगंज तो दुनिया के बाहर है। टिपलर साहब मुस्कुरा दिया। बोला, रास्ता भूल कर आ गया बाबू। सिर्फ रास्ता भूल जाने के ही कारण। रास्ते में चोरों का आंधी पानी आया, गर्द गुबार जोरों से उड़ने लगा, आंख से कुछ दिखाई नहीं पड़ा। केदार ने कहा, अब नौकरी की बात कहो ना। टिपलर साहब ने कहा, यहाँ क्या कोई यूरोपियन नहीं है, कोई प्लांटर? सुनने में आया था बिहार में बहुत से प्लांटर वास करते हैं, हमारी जाति का। तारक ने कहा, यहाँ एक साहब रहता था, बुचर साहब। उसने जगह जमीन घर बगीचा सब कुछ बेच डाला और बोरिया बिस्तर बांध कर चलते बना। उसके पास नील की कोठी थी, उसे भी भुलू बाबू ने खरीद लिया है। अब वहाँ सिर्फ दूबें ही उगती हैं। टिपलर साहब बोला, किसी भी तरह का कोई मकान रहे तो काम चल जाएगा। एक ही रात गुजारनी है, फिर कल पटना चला जाऊंगा। उसके बाद एक पल चुप रहने के बाद फिर बोला, उसके बाद पटने से बंगाल आसाम का चक्कर लगाकर फिर स्ट्रेट साउथ। केदार बोला, अब बेटे देर मत कर, नौकरी के बारे में कह। कम से कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दे, साहबों के सर्टिफिकेट की कीमत होती है। तारक ने कहा, तुम्हें मकान दे सकता हूँ साहब, लेकिन एक दिन के लिए 5 रुपया किराया देना होगा। टिपलर साहब ने कहा, वेरी गुड। भुलू बाबू का बगीचा तो खाली ही पड़ा था, सिर्फ दूबें ही उगाई हैं, सो भी किसी काम में नहीं आती हैं। ना वहाँ होम ही किया जाता है, ना यज्ञ याजन ही। और भुलू बाबू ठहरे पैसे के मगरमच्छ। तारक ने हम लोगों से कहा, 5 रुपये लाभ ही लाभ समझो, बहुत दिनों से पीने का मौका नहीं मिला। केदार बोला, तारक तूने व्यर्थ ही रुपए की मांग की, फिर तो ये आखिर में कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा ही नहीं। तारक ने कहा, चुप रहे, बकबक मत कर। साहब पर नज़र पड़ते ही तेरी जीभ से लार टपकने लगती है। चुपचाप देख कि मैं क्या करता हूँ। टिपलर साहब ने कहा, किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो, उसे पैसा दूंगा। मेरे मोजे बनियान रुमाल सब मैले हो गए हैं, जरा साबुन से खींच देगा, खाना भी बना देगा। तारक ने कहा, कितना पैसा दोगे? टिपलर साहब ने कहा, जितना भी चाहेगा। मेड सर्वेंट होने से काम चलेगा, कहने का मतलब है। टिपलर साहब ने कहा, जो भी मिल जाए। वही हुआ। रहने का इंतज़ाम भुलू बाबू के बगीचे वाले मकान में किया गया। साहब को सिर्फ एक ही रात गुजारनी है। बुचर साहब का पलंग टेबल आईना सब कुछ है, सिर्फ गर्द जम गया है। हम लोगों ने वहाँ जाकर सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया। एक ही रात की तो बात है, कल सवेरे खाना वगैरह खा लेने के बाद तीसरे पहर साहब चला जाएगा। ज़िंदगी में फिर उससे मुलाकात नहीं होगी।
साहब ने कहा, इंडिया देख लेने के बाद चाइना जाऊंगा, चाइना से जापान और उसके बाद जापान से अमेरिका, उसके बाद अपना घर वापस चला जाऊंगा। फिर सर्टिफिकेट आज ही ले ले तारक, केदार ने कहा। चुप रहे, तारक ने कहा, तू बड़ा ही हड़बड़ी मचा रहा है, अभी काम के समय हड़बड़ी मचाने से नहीं होगा। साहब ने कहा, महाराजगंज आ जाने की वजह से एक दिन का समय बेकार ही बर्बाद हो गया है। जो टिपलर साहब किसी दिन अपने एक दिन की बर्बादी पर सिर पीट रहा था, अंततः वही टिपलर साहब। खैर, वो बात अभी रहने दें। भुल्लू बाबू के बगीचे वाले मकान में साहब के ठहरने का इंतज़ाम हो गया। खाने की चीज़ें साहब के साथ थी ही, पाव रोटी और सूखा मांस वही खाकर रह गया। लेकिन जब शनिचरी से हमने वो बात कही तो वो बोली, पैसा मुझे पहले ही मिल जाना चाहिए। तारक ने कहा, साहब क्या तुम्हें पैसे दिए बगैर भाग जाएगा री छोकरी? साहब ने सुना तो कहा, रुपया पहले ही ले लो, ये लो। ये कहकर 10 रुपये का एक नोट शनिचरी की ओर बढ़ा दिया। शनिचरी फिर भी खुश नहीं हुई, बोली, मैं साबुन से कपड़े खींचने, घर द्वार में झाड़ू देने और रसोई पकाने के अलावा कोई काम नहीं करूँगी, कहे देती हूँ। केदार बोला, पक्का विलायती साहब है, तू तंग कर रही है उसे, इससे क्या तेरा भला होने जा रहा है? शनिचरी बोली, अपना भला मैं आप सोचूंगी, तुम लोगों का क्या बिगड़ता है? तारक ने कहा, रुपया ही तेरे लिए सब कुछ है और एक मेहमान आकर जो बेसहारे पड़ा है वो कुछ भी नहीं। तुम में दया ममता नहीं है, तू ऐसी पिशाचिन है शनिचरी। शनिचरी बोली, अभी मेरी देह खटने लायक है, जभी तो मेरी इतनी पूछ होती है, जब देह खटने लायक न रहेगी तब तुम लोग खाना दोगे? उसके बाद शनिचरी बोली, मगर एक बात कहे देती हूँ, मैं साहब की जूठन नहीं छूऊंगी। तारक बोला, ये क्या? फिर साहब की थाली, लोटा, गिलास, कटोरा कौन मांजेगा? शनिचरी ने कहा, चाहे जो मांजे, मुझसे नहीं होगा। फिर कौन मांजेगा? कोई कांसे की थाली तो है नहीं, चीनी मिट्टी की तश्तरी है, साबुन से धोकर साफ कर देना है, बस इतना ही। शनिचरी ने कहा, नहीं बाबू, मैं पैसे के लिए अपनी जात नहीं गंवाऊंगी। पैसे की खातिर सब कुछ बेच सकती हूँ, मगर जात नहीं। 1000 रुपया दे तो भी नहीं। वो बात मैं अब भी सोचा करता हूँ साहब, जात का गौरव, पैसे की गर्मी और देह का गुमान कहाँ गुम हो जाते हैं। शनिचरी पर अब भी बाजार के दिन नज़र पड़ती है। कटहल के पेड़ के नीचे करेला, सेम वगैरह बेचती रहती है। थुल बूढ़ी हो चुकी है, सिर के पके बालों में अब तेल भी नहीं रहता। देहात की औरतों से चिल्ला चिल्ला कर झगड़ती है, फिर यहाँ के शुगर मिल के साहबों से अंग्रेजी में फर्राटे से बातचीत करती है। सब बातें बाद में बताऊंगा। हम लोग टिपलर साहब के खाने पीने रहने का इंतज़ाम कर अपने अपने घर लौट आए। आने के समय टिपलर साहब ने बहुत बहुत धन्यवाद दिए। धन्यवादों की झड़ी से हम नहला दिए गए। बोला, तुम लोगों को बाबू कल यहीं लंच लेना है, ठीक 12 बजे चले आना, ज़रूर आना, भूलना मत। केदार ने कहा, तारक देख रहा हूँ तुम सब पर पानी फेर दोगे, कल क्या वक्त मिलेगा, साहब खाना खाने के बाद चल देगा। तारक ने कहा, कल तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, यही ना? केदार ने कहा, इसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के अभाव में मुझे शुगर मिल की नौकरी नहीं मिली है। ईश्वर की इस धरती पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन देता है मालूम नहीं, मगर दीन दुनिया के मालिक के अलावा कोई दूसरा देने वाला नहीं है। आप लोग लेखक ठहरे, हमसे अधिक जानते सुनते हैं। हाँ, तो उस समय हमारे हाथ में 5 रुपये आ गए थे। तारक ने रुपयों को झनकाते हुए कहा, मुफ्त में 5 रुपये कमा लिए, चलो बाजार चलें। बाजार का मतलब? आपसे फिर खुलासा ही बताता हूँ भाई साहब। उस उम्र में हम बीच बीच में जरा बेकाबू हो जाया करते थे। सोमलता क्या है जानते हैं? सोमलता का नाम आपने सुना है? जिससे सोमरस तैयार किया जाता है। हम लोगों ने बचपन बंगाल में ही बिताया था। मेरे चाचा जी बहुत बड़े वैद्य थे, संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार। चाचा से सुना था सोम को शास्त्रों में औषधिपति कहा गया है। मैंने शास्त्र वास्त्र पढ़ा नहीं है भाई, अपने चाचा जी से उसका नाम भर सुना है। देवतागण सोम रस पिया करते थे। सोम पीने से इंद्र के शरीर में इतनी ताकत आ गई कि वृत्त को उसने न केवल हराया ही था, उसका वध भी कर डाला था। ऋषिगण भी सोम पिया करते थे। सुना है वेद में लिखा हुआ है, सोम रस पीने से आदमी अमर हो जाता है। सोम रस
चूँकि अमरता प्रदान करता है, इसलिए सोम यज्ञ का इतना महात्म्य है। सोम रस का ही दूसरा नाम है अमृत। ऋषि कश्यप ने इसी सोम को संबोधित कर स्तोत्र लिखा है। यत्रानुकामम चरणम। पूरा स्तोत्र याद नहीं है साहब, यानी मोटे तौर पर यही कह सकता हूँ कि उस तृतीय द्युलोक में जहाँ स्वेच्छा से स्वच्छंदता पूर्वक विचरण किया जा सकता है, जहाँ के तमाम लोग ज्योतिर्मय हैं, हे सोम, मुझे वही अमृत पद प्रदान करो। लेकिन साहब, मैंने सोमलता देखी नहीं है, ना सोमरस ही पिया है। हम लोगों के इस महाराजगंज में महुआ नामक एक ऐसी चीज़ मिलती है जिससे एक तरह की शराब चुलाई जाती है। हम लोग वही पिया करते थे। इसे पीने से अमर हो जाता है, ये सुनने को कभी नहीं मिला। हाँ, पीने में अच्छी लगती है, इसी से पीते हैं। हम लोग ना तो देवता थे और ना ऋषि ही। तब हम बेकार और आवारा थे। नौकरी वोकरी थी नहीं, काम मिल जाए तो जान बचे, ऐसी हालत थी उन दिनों। वो दिन हम लोगों का 5 रुपये में मज़े से गुजर गया। दूसरे दिन 12 बजे हम तीनों भुलू बाबू के बगीचे वाले मकान में पहुँचे। टिपलर साहब दाढ़ी बनाकर चेहरे पर स्नो पाउडर लगा चुके थे, बदन पर साफ सुथरे कोट पैंट थे। उन्होंने हमारा स्वागत किया। साहब ने कहा, आज शनिचरी से तुम लोगों का इंडियन भोजन तैयार करने के लिए कहा है, मगर मुश्किल है कि। टिपलर साहब बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। उसकी उम्र होगी 24 या 25 साल। सेहत अच्छी थी और बदन का रंग गोरा चिट्टा। शनिचरी तब रसोई पका रही थी। पुलाव पक चुका था। प्याज, लहसुन और मसाले की खुशबू आ रही थी। शनिचरी ने कहा, मैंने रसोई पका दी है अब, मगर मुझे बर्तन मांजने को मत कहना। मैंने कहा, तुझे तो खाने के लिए मांस पुलाव मिलेगा शनिचरी, फिर ऐसा क्यों? शनिचरी को गुस्सा आ गया। बोली, मैं क्या ये चीज़ खाती हूँ? नहीं खाती है तो आज खा ले, खा लेगी तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। शनिचरी ने हमें दोबारा याद दिला दिया कि वो तीसरे पहर चली जाएगी। अभी से कहकर रख दिया। वो बोली। हम सभी खाने बैठे। साहब ने कहा, तुम लोग मेरे मेहमान हो, मगर मैं तुम लोगों की खातिरदारी ठीक से नहीं कर सका। इस बात का मुझे दुख है। मेरे पास जितनी ब्रांडी थी खत्म हो चुकी है, मगर ड्रिंक के बगैर लंच का कोई महत्व नहीं। अब किया ही क्या जा सकता है? टिपलर साहब ने पता नहीं क्या सोचा और कहा, अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारे यहाँ वो सब चीज़ मिल जाती हैं? तारक ने ऐसा बहाना किया जैसे समझ ही ना रहा हो। क्या? तारक ने पूछा। टिपलर साहब ने कहा, ड्रिंक्स। तारक ने मुस्कुराकर मेरी ओर ताका। केदार ने कहा, अब कैरेक्टर? तारक ने कहा, ले चुप रहे। ड्रिंक करने के बाद कैरेक्टर ठीक रहा तो देखा जाएगा। उसके बाद टिपलर साहब की ओर देखते हुए बोला, ड्रिंक है साहब, मगर देसी माल है, चलेगा? टिपलर साहब ने कहा, नहीं, मुझसे नहीं चलेगा। तुम लोग मेरे मेहमान हो, तुम लोगों के लेने से ही चल जाएगा। किस तरह की चीज़ है? कंट्री? तारक ने कहा, हाँ साहब, बिल्कुल कंट्री। महुआ, महुए से तैयार होती है। आखिरकार कोई उपाय न देखकर टिपलर साहब ने कहा, वही ले आओ। टिपलर साहब ने शनिचरी को पैसा दिया। ठर्रा आ गया। तारक ने पूछा, तुम नहीं पियोगे साहब? टिपलर साहब ने कहा, मुझसे कंट्री बर्दाश्त नहीं होती है बाबू। हाँ, जरा चख लूँगा, वरना हो सकता है तुम लोग बुरा मान लो। हम सभी ने पी। कल रात भी हमारा खासा अच्छे तरीके से चला था, आज भी चला। लगातार 2 दिनों तक फोकट में ही, दूसरे के पैसे से। टिपलर साहब ने पूछा, कैसी लग रही है? तारक के मुंह से इतना ही निकला, आ हा हा। तारक ने कहा, तुम्हें थोड़ी सी दूं साहब, जरा चख कर देखोगे? टिपलर साहब ने कहा, नहीं नहीं, मुझे मत दो, तुम ही लोग पियो। तुम ही लोगों के लिए मंगाया है बाबू, आखिर में मैं एक बूंद ले लूँगा। टिपलर साहब ने मांस खाते खाते कहा, मैं ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता हूँ बाबू। मेरा बाप शराब पीते पीते चल बसा। इतनी शराब पीता था कि लिवर सड़ गया था, इसलिए माँ ने मुझे सावधान कर दिया कि कभी ज़्यादा मत पीना। उसके बाद बोला, अफ्रीका जाने पर ब्रांडी विस्की के अभाव में बहुत देशी शराब पीनी पड़ी, मगर देशी पीने से मेरा सिर पकड़ लेता है, पेट भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तारक ने कहा, फिर भी थोड़ी सी लो साहब, एक ही सफ़र में रास्ता अलग अलग क्यों रहे? इतना कहकर वो टिपलर साहब के गिलास में डालने के लिए लपका। टिपलर साहब नहीं नहीं कहकर चिल्ला उठा, उतनी नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी दो, बस एक बूंद।
एक बूंद कहीं दी जाती है? टिपलर साहब ने कहा, बहुत ज़्यादा ढाल दी, बर्बाद हो जाएगी, मेरा सिर पकड़ लेगा। उसके बाद बेहद संकोच के साथ टिपलर साहब ने गिलास को होठों से लगाया, मानो नाक मुंह बंद कर तीखी दवा पी रहा हो। लेकिन जनाब, आहिस्ता आहिस्ता चेहरे का भाव बदल गया। चेहरे पर जैसे हंसी रेंगने लगी। फिर होठों से लगाया, फिर टिपलर साहब ने कहा, अरे ये तो होली वाटर है, थोड़ी सी और दो बाबू। ये कहकर टिपलर साहब हंसने लगा। तारक ने और ढाल दी। बोला, और दूं? टिपलर साहब ने कहा, दो गिलास भर दो। उसके बाद टिपलर साहब ने एक और गिलास शराब पी। बोला, और दो बाबू, बिल्कुल प्यारे होली वाटर है। मैंने ब्रांडी पी है, जिन पी है, विस्की पी है, शहरी शैंपेन, वोदका पी है, मगर तुम्हारे इस होली वाटर की कोई तुलना नहीं। बेमिसाल चीज़ है। और दो बाबू। पता नहीं पीते पीते साहब को क्या हो गया जनाब। आखिर में टिपलर साहब के चलते हम परेशानी में पड़ गए। उसे रोकना मुश्किल हो गया। जितनी पी रहा था उतनी ही मांगता जा रहा था। तारक ने कहा, साहब इतना ज़्यादा पियोगे तो आज मोटरसाइकिल नहीं चला पाओगे। अंत में महुए की शराब खत्म हो गई। शनिचरी को दोबारा बाजार भेजना पड़ा। वो भुनभुनाती हुई शराब लेने गई। 10 ही रुपये में उसे काफ़ी परेशान होना पड़ा था। अब शनिचरी और खटने के लिए तैयार नहीं थी। जाने के वक्त शनिचरी बोली, तीसरा पहर होने पर मैं पल भर भी नहीं रुकूंगी बाबू, वादा खिलाफी मत करना। अब साहब में और भी ज़्यादा उत्साह आ गया था। जितनी पी रहा था उत्तेजना भी उतनी ही आ रही थी। उसके आनंद की मात्रा बढ़ गई। कहने लगा, प्यारे होली वाटर है, एक बार और दो। आखिर में वो भी खत्म हो गई। टिपलर साहब करीब करीब होश खो चुका था। हमने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने कहा, 4 तो बज गए, आज पटना नहीं जाओगे साहब? टिपलर साहब ने उखड़े उखड़े स्वर में कहा, कल जाऊंगा, आज टायर्ड हूँ, कल जरूर चला जाऊंगा। शनिचरी के कारण परेशानी में पड़ना पड़ा। अब वो 1 मिनट भी रुकने को राजी नहीं थी। तुम लोग दूसरे आदमी का इंतजाम कर लो, मुझसे नहीं होगा। तारक ने उसे समझाने के ख्याल से कहा, साहब की हालत तू देख ही रही है, इस वक्त छोड़कर जाना क्या उचित है? दूसरे मुल्क का आदमी है, अगर तू ही इस तरह नासमझी करेगी तो हम किससे समझाएं? कैसे चलेगा? साहब की देखरेख कौन करेगा? शनिचरी बोली, साहब की देखरेख कौन करेगा ये मैं क्या जानूं? साहब मेरा कौन होता है? साहब मरता है या जिंदा रहता है, इसकी मुझे क्या परवाह? पैसा लिया तो काम कर दिया, अब और पैसा कौन देगा? तारक बोला, देगा देगा, देख नहीं रही कि साहब कितना सज्जन है, सुबह से कितना खर्च कर चुका है। सेवा करके साहब को अगर तू खुश कर सकी तो तेरी पेटी पैसे से भर जाएगी। तुम ही लोगों ने ही तो महुआ पिला पिला कर साहब को नशे में धुत कर दिया। तारक ने कहा, तू तो ये बात समझती ही है कि जो नशे में धुत होता है ऐसे ही होता है। नशीली चीज़ों के सेवन के बगैर भी धुत हो जाता है। हम लोग इतने दिनों से पी रहे हैं मगर नशे में धुत कहाँ हुए हैं? तू हुई है? शनिचरी ने गर्दन तिरछी करके कहा, मैं नशे में धुत होने वाली हूँ ही। दूसरे दिन सुबह हम लोग टिपलर साहब को देखने आए। वो खासा तरोताज़ा दिख रहा था। दाढ़ी बनाकर स्वाभाविक स्थिति में लौट आया था। उसने हमारा स्वागत किया और बैठाया। बोला, तुम लोगों को मेनी थैंक्स, कल तुम लोगों को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। तारक ने पूछा, रात तुम कैसे रहे साहब? टिपलर साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक, तुम लोगों की मेड सर्वेंट ने मेरी बड़ी सेवा की। तारक ने कहा, आज जा रहे हो ना साहब? टिपलर साहब ने कहा, हाँ आज चला जाऊंगा। केदार ने कहा, तारक अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कहो ना। टिपलर साहब ने कहा, आज आखिरी बार तुम लोगों का होली वाटर पी लिया जाए, कहो मंगाएं? हम लोगों की तरफ से क्या आपत्ति हो सकती थी? महुए की शराब आई, उस दिन भी साहब ने भरपेट पी। उसके बाद उस दिन भी जब बेहोश जैसी होने की हालत हो गई तो साहब बोला, अब आज नहीं जाऊंगा बाबू, कल जाऊंगा। मैंने पूछा, उसके बाद? बटुक चटर्जी ने कहा, उसके बाद जनाब टिपलर साहब कल जाऊंगा कहता रहा और उसका जाना ना हो पाया। एक दिन युवावस्था में धरती की परिक्रमा करने निकला था। कितने ही देश, कितने ही जनपद, पहाड़, समुद्र, मरुभूमि को पार करता हुआ रास्ता भूलकर जो महाराजगंज आया तो वहीं रह गया। जाने का नाम ही नहीं लिया। बुलू बाबू का बगीचा यूं ही पड़ा हुआ था, उसे साहब ने किराए पर ले लिया। कुत्ते पाले, बिल्लियां पाली। तारक,
तुम लोग का महाराजगंज पैराडाइज है, बिल्कुल पैराडाइज ऑन अर्थ, टिपलर साहब ने कहा। उधर मोटरसाइकिल जो पड़ी रही तो उसमें जंग लग गया। साहब ने उस पर चढ़ना बंद कर दिया था। बेच देने से भी होता, नई हालत में बेच देता तो कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाते। अंत में टिपलर साहब ने हम ही लोगों की तरह धोती पाजामा पहनना सीखा, बालों में सरसों का तेल लगाने लगा, बंगाली गीत सीखे, तबला बजाना सीखा, दुर्गा की प्रतिमा पर नज़र पड़ते ही प्रणाम करता था, सत्यनारायण पूजा की सिन्नी खाता था। क्या कहूँ, अब भाई बिल्कुल हमारी जाति बिरादरी का आदमी हो गया। और शनिचरी? बटुक चटर्जी ने कहा। शनिचरी के बदन पर तब साफ सुथरा शेमीज, साफ सुथरी साड़ी फबने लगी, पाँवों में महावर रचने लगी, अंग्रेजी बोलने लगी। उसने साहब से अंग्रेजी सीख ली। मैंने पूछा, आखिर शनिचरी ने अपनी जात गंवा दी? बटुक चटर्जी ने कहा, जात देने की बात आप क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने जब देखा साहब परास्त हो गया है तो सोचा शनिचरी अगर उसे भगा दे तो हो सकता है टिपलर साहब फिर भला आदमी हो जाए। तारक ने शनिचरी से कहा, शनिचरी तू यहाँ से निकल जा, तेरे चलते साहब की दुर्गत हो रही है। शनिचरी का दिमाग तब 7वें आसमान पर था। बोली, मेरे चलते या तुम लोगों के चलते हुई है? तुम लोगों ने तो मेरे साहब को महुआ पीना सिखाया, तुम ही लोगों ने मेरे साहब को बुरा बनाया है। जब साहब बीमार पड़ता, शनिचरी उसके माथे पर बर्फ रखती, उसे स्नान कराती और खाना खिलाती। साहब कौन सी चीज़ खाना पसंद करता है, क्या पहनना पसंद करता है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, शनिचरी का ध्यान हर ओर रहता था। कितने ही दिन वो साहब के लिए बाजार की भट्टी से महुए की शराब ले आई है, रसोई पकाकर खाना खिलाया है, बिस्तर पर उसे सुलाकर रात में साहब के जूठे बर्तनों को तालाब के किनारे बैठकर मांझ आई है। स्वजात के लोग कहते, पैसे के लिए तूने जात धर्म गंवा दिया। शनिचरी तालाब के किनारे खड़ी होकर चिल्लाती, हरजाई मुझे जात दिखा रही है, तुम्हारी जात के सिर पर मैं। उसके बाद उसकी बातें सुनने लायक नहीं रहती थी, उंगलियों से कान बंद करना पड़ता था। मगर टिपलर साहब की करतूत देखकर हम हैरान थे। वो क्यों घर द्वार त्याग कर धरती की परिक्रमा करने निकला था? रास्ता भुला जाने से क्या आदमी इस तरह सब कुछ भूल जाता है? शुरू शुरू में वो 150 मील फासले के एक गिरजाघर में जाया करता था। अंत में वो भी बंद हो गया। गिरजा वगैरह साहब के ध्यान से उतर गया। बस बैंक से रुपया निकाल कर ले आता था और जी भर महुआ पिया करता था। जिस दिन रास्ते पर नाली के किनारे साहब बेहोश होकर गिर पड़ता, खबर मिलने पर शनिचरी उसी हालत में उसे पकड़ धकड़ कर उठा लाती, सिर पर बाल्टी पानी डालकर सारे बदन को भिगो डालती, कपड़े लत्ते पहनाकर बिछावन पर सुला देती। उसके बाद जब धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए, शनिचरी मोहल्ले में उपले बेचने लगी, गाय का दूध, बत्तख के अंडे, मुर्गी के अंडे बेचने लगी। वो कहती, मोहल्ले के आवारा लड़कों ने मेरे साहब को बिगाड़ दिया। जिन लोगों ने मेरा सर्वनाश किया है उन लोगों का भला नहीं होगा। उनके 3 कुल में दिया दिखाने वाला कोई नहीं रहेगा। उनका सर्वनाश हो जाएगा। मरने पर मुर्दा ढूंढने वाले भी उन्हें नहीं छुएंगे। शनिचरी अपने आप चिल्लाकर गाली देती थी और बर्तन मांजती रहती थी। एक दिन टिपलर साहब की हालत और भी बदतर हो गई। रास्ते में टिपलर साहब को देखकर मैं खुद भी डर गया। साहब की नज़र हम लोगों पर पड़ती तो कहता, ए तारक, होली वाटर पिला दोस्त। जब मैं अकेला मिलता तो कहता, चटर्जी थोड़ा सा होली वाटर नहीं पिलाओगे? हम लोगों से हिलते मिलते देखती तो शनिचरी गुस्से से चिल्लाने लगती, उन बदमाशों से तुम फिर हिलने मिलने लगे? उन लोगों से शराब मांगते चलते हो? टिपलर साहब कहता, अब मेरे हाथ में पैसा नहीं है। शनिचरी कहती, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या, आता जाता है, मेरे पास तो है ना, मैं खरीद दूंगी, मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगी। आखिरकार जब एक एक कर सभी ने टिपलर साहब को त्याग दिया, दुकानदारों ने उसे सिगरेट देना बंद कर दिया, पंसारी ने तेल नमक और रोटी देना बंद कर दिया, तब एकमात्र शनिचरिया ही टिपलर साहब के साथ रही, साहब की सेवा करती रही। हिंदू घर की बहुएं जिस तरह अपने पति की सेवा करती हैं, ठीक उसी तरह टिपलर साहब के साथ हम लोगों ने कितने ही मौज मनाए हैं। होली के दिन वो हम लोगों के साथ रंग अबीर खेलता था, हुल्लड़बाजी करता था, मगर आखिरी घड़ी तक जिसने साहब की सेवा की है, उसका पाखाना साफ किया है, वो है शनिचरी ही। बिना पैसा लिए जो तिनका तक नहीं हटाती थी, वही शनिचरी दूसरों के यहाँ मेहनत मशक्क़त कर साहब को खिलाती पहनाती रही। हम लोग मज़ा लेने के लिए कहते,
ए टिपलर, शंघाई नहीं जाओगे? टोक्यो नहीं जाओगे? बर्लिन नहीं जाओगे? ये बात सुनते ही टिपलर साहब अनमनेपन में डूब जाता। आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों से अलग हटकर अपने घर की ओर चल देता। सर बड़ा ही दुख रहा है, घर चलूं, वो कहता। बातचीत करते करते उसके मुंह से अचानक निकल जाता, जानते हो, जब मैं डेनमार्क में था। उसके बाद उसके गले में शब्द जैसे अटक जाते, आंखों की दृष्टि कहीं दूर चली जाती। बर्फ से ढके देश की मिट्टी की तरह टिपलर साहब की आंखों में भी बर्फ की परतें जम जाती। खुली आंखों से वो किसी देश के साटिन के गाउन में सुसज्जित शोड्रिसी का सपना देखने लगता था। संभवतः वे उसे हाथ के इशारे से बुलाती। टिपलर साहब के कानों में बहुत दूर खड़े पपलर और पाइन के वृक्षों की मरमर ध्वनि आती। उसके बाद अड्डेबाजी के मध्य पर्व में ही उठकर वो घर चल देता था। फिर शनिचरी के नियंत्रण में पड़ा रहता था। जब अवसर मिलता तो दौड़कर अड्डे पर चला आता और हांफते हांफते कहता, दे भाई, थोड़ा होली वाटर दे, बहुत दिनों से पी नहीं है। हम लोग दे देते थे। शनिचरी को जैसे इस बात का पता चलता, वह हम लोगों को गाली बकती हुई आती और साहब की गर्दन पकड़कर उसे खींचती हुई घर ले जाती। टिपलर साहब की हालत देखकर हमें रुलाई आ जाती थी। मैंने चाचा जी से सुना है, हर राजा एक दिशा का अधिपति होता है। पता नहीं सही है या गलत, क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़ा नहीं है। राजा इंद्र पूर्व दिशा का अधिपति है, राजा राम दक्षिण दिशा का और वरुण पश्चिम दिशा का। सोम देवता ना तो भूलोक में वास करता है और ना गौलोक में, वो तो ध्युलोक में वास करता है। सो हम लोगों का टिपलर साहब अंत में पूरे तौर पर ध्युलोक का ही निवासी हो गया। उसमें लज्जा, शर्म, भय, संकोच, घृणा कुछ भी नहीं रहा। कभी कभी हमें लगता ऐसा क्यों हुआ। हम भी पीते हैं, मगर पीने के चलते हमारी ये स्थिति नहीं हुई है। जिस टिपलर साहब से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए केदार इतना उछल कूद मचा रहा था, उसी साहब के कैरेक्टर को देखकर केदार ने कहा, सच कहूँ, टिपलर साहब ने अंत में अपना कैरेक्टर बर्बाद कर डाला। हो सकता है आप पूछें कि ऐसा क्यों हुआ। हम लोग भी पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्या महुए के कारण? महुए की शराब के कारण? हम लोग भी महुए की शराब पीते हैं। फिर क्या शनिचरिया के कारण? उस मैले गंदे कपड़े वाली देहाती औरत शनिचरिया के कारण, जो बालों में तेल तक नहीं लगाती थी? मैंने पूछा, उसके बाद? बटुक चटर्जी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए थे, फिर से बैठ गए। उसके बाद हमने क्या किया जानते हैं? एक दिन हम तीनों ने सलाह परामर्श करके तय किया, टिपलर साहब को जिंदा रखना है। हमने टिपलर साहब से कहा, चलो साहब, बरेलीगंज का एक चक्कर लगा आएं। टिपलर साहब ने पूछा, क्यों? तारक ने कहा, चलो तुम्हें होली वाटर पिलाएंगे। टिपलर साहब की बाछें खिल गईं। साहब को बहलाकर तांगे पर बिठाया। बहुत दिनों बाद उसे पीने को मिलेगा। हम सवेरे रवाना हुए और दूसरे दिन सुबह के वक्त बरेलीगंज पहुँचे। बरेलीगंज में उन दिनों 2-4 प्लांटर साहब जगह जमीन जायदाद पैदा कर रहे थे, पर स्वदेश लौटने की तैयारियां भी कर रहे थे। टिपलर साहब को हम उनके घर पर ले गए। टिपलर साहब पर निगाह पड़ते ही डिसूजा साहब आगे बढ़ाए। उनकी पत्नी भी आई, पीछे पीछे लड़के बच्चे भी आए। हम लोगों के साथ टिपलर साहब को देखकर वे अवाक हो गए। डिसूजा साहब ने टिपलर साहब की ओर अपना हाथ बढ़ाया। टिपलर साहब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तिराई। गुड मॉर्निंग का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने आपस में हाथ मिलाए। कहाँ से आ रहे हो? नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ रहते हो? गोत्र क्या है? सभी बातों का आदान प्रदान हुआ। कितने बरसों के बाद फिर से स्वदेशी आदमी से साक्षात्कार हुआ है। प्रसन्नता से वो झूम उठा। किसी ने हमारी ओर देखा तक नहीं। हम चुपचाप वहाँ से खिसक गए। सोचा चाहे जो हो, अब साहब को सहारा मिल गया। उसी तांगे से हम सीधे महाराजगंज वापस चले आए। शनिचरी ने आकर हम लोगों को पकड़ा। बोली, साहब कहाँ गया जी? तारक ने कहा, हम नहीं जानते। लेकिन क्या कहूँ जनाब, एक दिन बाद ही टिपलर साहब लौट कर चला आया। हम अवाक हो गए। हमने कहा, क्यों जी, लौट क्यों आए? टिपलर साहब ने कहा, धुत, वहाँ मन रम सकता है भला। मेरा मन तुम लोगों के लिए उदास हो गया, इसलिए मैं चला आया। मैंने पूछा, उसके बाद? बटुक चटर्जी ने कहा, उसके बाद और क्या। इसी तरह 14 साल गुजारने के बाद एक दिन टिपलर साहब का शरीर टूट गया। सहसा एक दिन किसी काम से जोनाथन साहब पटने से आया। नया मजिस्ट्रेट था वो, विलायत से आया था।
आने पर सब सुना तो दिल्ली के काउंसिल ऑफिस से एक चिट्ठी लिखी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। टिपलर साहब तब बेहोशी की हालत में था और शनिचरी रात दिन बिना खाए पिए, बिना सोए सुस्ताए उसकी सेवा में मशगूल थी। हमने सोचा अब लगता है टिपलर साहब बच जाएगा। एक दिन सवेरे बहुत सी मोटर गाड़ियाँ महाराजगंज आईं। जितने चेहरे थे सबके सब नए। इतने दिनों के बाद दिल्ली के कौंसिल ऑफिस से परवाना आया है। अब सरकार अपने पैसे से टिपलर साहब को स्वदेश भेज देगी। मगर होनी कुछ और ही थी जनाब। यह कहकर बटुक चटर्जी अजीब तरह से हंसे थे। बोले, टिपलर साहब उसके एक दिन पहले ही मर चुका था। मैंने पूछा, मर चुका था? बटुक चटर्जी बोला, हाँ मर चुका था। मरकर सचमुच द्यूलोकवासी हो चुका था। और शनिचरी? मैंने पूछा। बटुक चटर्जी ने कहा, शनिचरी कहाँ जाएगी, यहीं है, और भी ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। बाजार जाने पर आप देखेंगे कटहल के पेड़ के तले बैठकर अब करेला सेम बैंगन बेचती रहती है, लेकिन अब भी उसकी तेजी कम नहीं हुई है। अंग्रेजी जबान पर चढ़ चुकी है ना। हम लोगों पर नज़र पड़ते ही आग बबूला हो जाती है, लेकिन हमारी क्या गलती है आप ही बताइए। साहब अगर वर्ल्ड टूर के दौरान रास्ता ना भूलता तो क्या ऐसा होता, और रास्ता भूलकर आ भी गया तो महाराजगंज। मैं चुपचाप बैठा रहा। बटुक चटर्जी ने कहा, यही वजह है कि मैं आपसे कह रहा था, आज की कहानियाँ पढ़ता तो हूँ जरूर, मगर लगता है सभी किताबों से नकल करके लिखी गई हैं। आप टिपलर साहब की कहानी सुन ही चुके हैं। शुरुआत ठीक कहानी की किताब की तरह ही है, मगर आखिर में गड़बड़ी हो गई। किसी का भी अंत नहीं होता। अंतिम सीमा में पहुंचकर आप लोगों की कहानियाँ बिखर जाती हैं। उनका जीवन से कोई तालमेल ही नहीं रहता। बटुक चटर्जी ना जाने और भी क्या क्या कहने लगे। मैं तब टिपलर साहब के बारे में सोच रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हम में से हर एक टिपलर साहब है। हम सभी किसी दिन दुनिया की परिक्रमा करने के लिए निकले थे। उसके बाद छोटे छोटे महाराजगंज में आकर हमेशा हमेशा के लिए अटक कर रह गए हैं। अब हम लोगों का जाना नहीं हो पा रहा है। हम अब जा भी नहीं पाएंगे। अभी आप सुन रहे थे विमल मित्र जी की लिखी हुई कहानी होली वाटर।